नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लकार। चलिए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं लकार से और बेसिक से सीखेंगे। लकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका सूत्र होता है, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लकार का हिंदी अर्थ क्या होता है। लकार को क्या कहते हैं, तो लकार को कहते हैं काल। अगर इंग्लिश की बात करें तो लकार को टेंस कह सकते हैं, काल को ही टेंस कहते हैं इंग्लिश में। अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत और हिंदी की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा मैं दे लेता हूँ लकार किसे कहते हैं। तो लकार को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिससे समय यानी काल का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जिससे परिभाषा आप साथ ही साथ लिखते जाइए, आप भी नोट करते जाइए ताकि समय का बचत भी हो और आप भी पढ़ सकें। लकार जिससे समय का बोध हो, समय यानी कि काल, समय यानी कि काल का बोध हो, का बोध हो, हो बोध हो उसे लकार कहते हैं। उसे लकार जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा हमने परिभाषा दिया है लकार का। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ सेंटेंस या वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि जो वाक्य है वो अभी वर्तमान काल का है, यानी वर्तमान काल में इसमें वर्तमान काल का बोध होता है। तो ये वर्तमान काल यानी कि लट लकार का बोध होगा। अभी हम बताएंगे आपको लट लकार कितने प्रकार के होते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे वह जाता था, जाता था, तो यहाँ सेंटेंस से पता चल रहा है, वाक्य से पता चल रहा है कि भूतकाल यानी कि लंग लकार का सेंटेंस है। आइए अब बात कर लेते हैं कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लकार कितने प्रकार के होते हैं और उसका सूत्र क्या है। तो इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी टॉपिक है लकार के प्रकार। लकार के प्रकार के लकार कितने प्रकार के हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वैदिक संस्कृत पढ़ते हैं यानी कि एकदम प्राचीन ग्रंथ वाला संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको लकार के बारे में बताया जाएगा कि लकार टोटल यानी कुल 10 होते हैं। कुल लकारों की संख्या 10 है। लेकिन अगर आप 10th 9th में पढ़ रहे हैं और आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमारे सिलेबस में मात्र 5 लकार पढ़ने होते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि लकार कितने हैं तो 10 है, कुल लकारों की संख्या 10 है। लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्य 5 लकार ही पढ़ने हैं। यहाँ मैं नाम लिखूंगा तो कोई पूछे तो बताइएगा कि कुल लकारों की संख्या 10 होती है, उनमें 5 मुख्य लकार हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, कुल लकारों की संख्या संस्कृत में कुल लकारों की संख्या, कुल लकारों की संख्या संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 है। 10 है, जिनमें 5 मुख्य लकार है, जिनमें 5 लकार मुख्य हैं। मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट है, जो निम्नलिखित है। मुख्य हैं जो निम्नलिखित हैं, यानी कि 5 लकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें मैं नीचे लिख रहा हूं। तो सबसे पहला लकार कौन सा हो जाता है, पहला लकार होता है लट लकार। लट लकार अगर इसका हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ में अभी बताता हूं आपको। पहले 5 लकार का नाम लिखते हैं, लट लकार, उसके बाद आता है लिट लकार, लिट लकार, उसके बाद लंग लकार, लंग लकार, उसके बाद होता है लोट लकार, लोट लकार, और उसके बाद होता है 5वां नंबर विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। ऐसे लिखते हैं संस्कृत में विधिलिंग लकार। ये अंगह है और अंगह में आधा ग होता है। मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ।
तो ये है 5 लकार, संस्कृत के 5 लकार होते हैं और ये इस प्रकार से है। अब हम इसका हिंदी अर्थ भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने और याद करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो लट लकार का हिंदी क्या होता है? लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और आपने इसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। उसी प्रकार से लिट लकार का हिंदी होता है भविष्यत काल, भविष्यत, भविष्यत काल। भविष्य काल नहीं कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। और लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल, भूतकाल। और ये जो है आपने इन तीनों का नाम सुन रखा होगा, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। जो कि हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें काल 3 प्रकार का बताया जाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल। अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको टेंस 3 प्रकार के पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में लकार कुल 10 होते हैं, मुख्य 5 होते हैं और 5 हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों से आप पहले से परिचित होंगे। 2 नए आपको लग रहे हैं। एक है लोट लकार जिसका हिंदी अर्थ होता है आदेश, आदेश या आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, आदेश या आज्ञावाचक। और विधिलिंग लकार जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ। तो ये 2 लकार नए हैं आपके लिए, लेकिन है बहुत ही सिंपल, आसान है, मजा आएगा। तो बस इसको लिख लीजिए। एक टॉपिक मुझे याद आया, लकार को लकार क्यों कहते हैं, इसका नाम लकार क्यों पड़ा, तो इसको भी जान लेते हैं। ल अक्षर से शुरू होने के कारण, ल अक्षर से शुरू होने के कारण इसका नाम लकार पड़ा। अब आप कहेंगे सर ये तो ल से शुरू नहीं हो रहा है, तो 1-2 अपवाद में आ जाता है, लेकिन 10 लकार में 10 के 10 में लगभग 9 लकार ल से शुरू होता है, इसलिए इसे लकार कहते हैं। तो इसको पॉइंट भी लिख लेते हैं, ल अक्षर से शुरू होने के कारण, ल अक्षर से शुरू होने के कारण, होने के कारण, ल अक्षर से शुरू होने के कारण इसे लकार कहते हैं, इसे लकार कहते हैं, लकार कहते हैं। तो ये है लकार का परिभाषा और उसके प्रकार। अभी हम बारी बारी से सभी लकारों को जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा लकार कितने प्रकार के हैं और इसका परिभाषा क्या है। अब हम बारी बारी से सभी लकार को जानेंगे। हमारे सिलेबस में 5 लकार पढ़ने हैं और 5 लकार को हम डिटेल से जानेंगे, तभी हम अच्छे से इसका सूत्र भी बना पाएंगे, धातु रूप भी बना पाएंगे और अनुवाद भी बना पाएंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे नंबर पहला लकार लट लकार। लेकिन इसके पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मतलब अच्छा खासा जो है ग्रो नहीं कर पाया हूँ। आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे बहुत आशा है कि आप सपोर्ट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके आसपास पढ़ने वाले हैं उनको सहायता मिलेगा, आप जरूर कीजिएगा। हमें विश्वास है आप पे, आप जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं सबसे पहला लकार लट लकार। तो मैं पहले इसे मिटा लूं, सबको मिटाता हूं और सबसे पहला लकार पढ़ता हूं लट लकार। चलिए सबसे पहला नंबर लकार क्या है? लट लकार, लट लकार। और इसका हिंदी तो हमको पता ही है, वर्तमान काल, पहला नंबर लकार। आइए पहले जान लेते हैं परिभाषा किसे कहते हैं, उसके बाद सूत्र जानेंगे और उसके बाद धातु रूप कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे। तो परिभाषा लिखता हूं मैं, लट लकार किसे कहेंगे? तो सिंपल सा परिभाषा वही होगा जो वर्तमान काल का होता है, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, समय का बोध हो, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, उसे लट लकार कहते हैं। हो उसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं, संस्कृत में लट लकार कहते हैं। उसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं, कहते हैं। जिससे वर्तमान समय का बोध हो, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, उसे संस्कृत में
लट लकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अगर मैं इसका संस्कृत बनाना चाहूं तो हो जाएगा रामः पठति, रामः पठति, पठति, रामः पठति, इस प्रकार से। तो ये तो वर्तमान समय का बोध करा ही रहा है। अभी हम जानेंगे इसका सूत्र और धातु रूप, फिर सीखेंगे अनुवाद कैसे बना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे अनुवाद बना दिया है रामा पठति। अब आपको लग रहा होगा कि हमने कैसे बनाया, इसके पीछे कौन सा सूत्र लगा है, क्या किया हमने, हमें कैसे पता। तो मैंने अब कहा आपको कि सब कुछ सिखाऊंगा, धातु रूप भी सिखाऊंगा, सूत्र भी सिखाऊंगा, अनुवाद भी सिखाऊंगा। बस थोड़ा सब्र रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं इसका सूत्र क्या है, क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सूत्र से ही सब कुछ होता है। तो सूत्र जानने से पहले या सीखने से पहले हमें एक कॉलम बनाने के लिए आना चाहिए। कॉलम बनाना बहुत जरूरी है। आइए कॉलम कैसे बनाते हैं वो भी सीख लेते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने कई बार बताया है कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी का एक बार उपयोग करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं हम एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। इस तरफ लिखते हैं, एक लाइन छोड़कर यहाँ लिखते हैं प्रथम पुरुष, और यहाँ हो जाता है नीचे मध्यम पुरुष, और यहाँ हो जाता है उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, और पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बहुत बार बताया भी है प्रीवियस वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है सूत्र? तो सूत्र होता है, बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, ती तह और अंति, ती तह और अंति। उसी प्रकार से सी था और था। यहाँ आ जाता है आमी, आवह और आमह, आमी, आवह और आमह। ये सूत्र है सिंपल सा। अगर आप 10 बार पढ़ेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको याद कर लेंगे। 10 बार पढ़कर आप इसको जरूर याद कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। एक बार पढ़ता हूं मैं, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे याद किया जाएगा। इसको ऐसे सूत्र पढ़ेंगे। इसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को अपने दिमाग में रखिए। इसको बोलने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे ऐसे, ती तह अंति, सी थह था, आमी, आवह और आमह। एक बार फिर से, ती तह अंति, सी थह था, आमी, आवह और आमह। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं मैंने कई बार बताया है, ये आ जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो मैंने सूत्र से ही इसको हटा दिया। यानी कि अगर इसमें से अगर मैं इस आ को हटा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर लिख भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम इसका धातु रूप बनाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझना है। आइए धातु रूप बनाते हैं। तो धातु रूप बनाने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं धातु रूप के बारे में। क्या होता है धातु रूप? तो मैं हेडिंग लिखता हूं धातु रूप। धातु रूप के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। क्या होता है धातु? यहाँ पे एक शब्द आया है धातु। धातु से आपने पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो पढ़ा होगा। धातु मतलब लोहा, टीना, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धातु है साइंस का। लेकिन हमारे संस्कृत में धातु का मतलब अलग होता है। धातु मतलब होता है क्रिया। धातु मतलब क्या होता है? धातु मतलब होता है क्रिया। संस्कृत और हिंदी में क्रिया। क्रिया मतलब समझते ही होंगे आप। क्रिया मतलब काम, वर्ब, डू, कम, रीड, ये सब इंग्लिश का वर्ब है। हिंदी में कहें तो पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना। तो ये सब धातु है। संस्कृत में इसका हम अलग नाम देंगे। तो धातु, अब धातु मतलब क्रिया जान लिए। अब बहुत सारे क्रियाएं होते हैं, तो एक दो धातु मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पठ धातु। पठ धातु, पठ मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना। पठ धातु रूप, अभी हम पढ़ने वाले हैं पठ धातु रूप। पढ़ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना। कितना सिंपल है संस्कृत, नहीं? धाव मतलब दौड़ना, खाद मतलब खाना, चल मतलब चलना, हंस मतलब हंसना। बहुत ही सिंपल आसान भाषा है संस्कृत। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मुझे बताने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और हम दोनों मिलकर संस्कृत सीखेंगे, मजा आएगा। तो संस्कृत बहुत ही सिंपल सा संस्कृत जो है सब्जेक्ट है, या कहो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही शिष्टाचार वाला लैंग्वेज है।
आइए धातु रूप सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे कॉलम बनाया था एक वचन द्विवचन का, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम बनाना जरूरी है, उसके बाद ही धातु रूप बनाते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक वचन, और यहाँ हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। उसी प्रकार से यहाँ प्रथम पुरुष, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष। ये कॉलम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलम बनाने से हमें ये पता चलता है कि कौन से पुरुष में है, कौन से वचन में है, और इसका इस्तेमाल होता है अनुवाद बनाने में। उत्तम पुरुष। तो हमने कॉलम बनाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए धातु बनाने के लिए मैं आपको सिंपल सा 2 स्टेप बताऊंगा, और आप इन 2 स्टेप को फॉलो करके पूरा धातु बनाना सीख जाएगा लट लकार में। लट लकार का किसी भी धातु का धातु रूप आप 2 स्टेप में सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए पहला स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जिस भी धातु का आप धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए। यानी कि अभी हम बनाने वाले हैं पठ धातु का, तो सारे कॉलम में पठ लिख लीजिए। ऐसे पठ, और यहाँ भी पठ। उसी प्रकार से यहाँ भी पठ, और यहाँ भी पठ। यानी कि सारे कॉलम में हम पठ लिखकर तैयार कर लेंगे। पठ और यहाँ भी पठ। तो हमने पहला स्टेप कर लिया है। जिस भी धातु का धातु बनाना चाहते हैं सारे कॉलम में हम लिखकर तैयार कर लिए। अब दूसरा स्टेप आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ पर हमने पठ लिखा था तो ऐसे छोटा सा हलंत दिया था। एक लाइनिंग देते हैं। हलंत क्या होता है? जैसे पठ लिखे और इसके नीचे एक लाइन दे दी है तो इसे हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब होता है कि यह आधा है, यानी ठा पूरा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अगर हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं तो हलंत का और अ के मिलने से पूरा का बनता है। यानी कि यहाँ पर का जो है वो आधा है, आ मिलने से ये पूरा का बन गया। तो ये हलंत जो लाइनिंग है उसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब आधा होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने हलंत दिया है, यानी यहाँ पे ठा आधा है, लेकिन यहाँ पर जब कॉलम बना रहे थे तो हमने पूरा ठा दिया है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ हलंत मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हलंत दिया, ठीक है। पहला स्टेप, सॉरी हलंत नहीं दिया है, पहला स्टेप फॉलो कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप और ही मजेदार है और आसान है। तो सेकंड स्टेप होता है कि जो भी सूत्र है लट लकार का, जो भी सूत्र है उसे इसमें आकर रख दीजिए, यानी कि सभी शब्द के अंत में लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के मैं बताता हूँ, यहाँ प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र है ती, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र हम ऐड कर लेंगे ती और बन जाएगा पठती, पठती, है ना आसान। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष और द्विवचन में सूत्र है तः, तो प्रथम पुरुष और द्विवचन में सूत्र ऐड करेंगे तः और बन जाएगा पठता, पठता। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन अंति सूत्र होता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में हम यहाँ पे अंति सूत्र ऐड कर लेंगे और हो जाएगा पठंती। ऐसे, है ना आसान, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं मध्यम पुरुष में कैसे बनाएंगे। तो मध्यम पुरुष में सूत्र है सी, तो हम यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन, चूंकि यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है सी, तो सेम यही सिचुएशन हम लेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? पठ, यहाँ सूत्र होता है सी, हम यहाँ अंत में ऐड करेंगे सी और बन जाएगा पठ सी। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन सूत्र होता है थ, तो हम यहाँ अंत में लगा लेंगे थ और बन जाएगा पठत। और इसी प्रकार से यहाँ पे केवल थ है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन जो सूत्र थ है हम इसमें ऐड करेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन में थ। तो इस प्रकार से हम धातु रूप बनाते हैं सिंपल और आसान तरीका से। यही है हमारा दूसरा स्टेप, सूत्र को अंत में ऐड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तम पुरुष एक वचन, सूत्र होता है आमी। तो अब हम पठ में आमी को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? पठ आमी, पठ आमी, पठामी, पठामी, ऐसे होता है। तो पठ और आमी में आ की मात्रा, देखिए आ की मात्रा जो है ना, सॉरी यहाँ आ की मात्रा जो है, आ तो नहीं लिखते हैं लेकिन आ की जो मात्रा है वो लिखते हैं, और बाकी मी है तो मी। तो पठ और आमी पठामी इस प्रकार से बनाते हैं। पठ और आमी पठामी हो गया। उस प्रकार से पठ और आवह हो जाता है पठावह, और यहाँ हो जाता है पठ और आमह पठामह। तो इस प्रकार से हम सिंपल 2 स्टेप में धातु रूप बनाना सीखे। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे? पठती, पठता, पठंती। प्रथम पुरुष में हम पढ़ते हैं पठती, पठता, पठंती।
मध्यम पुरुष पठसी, पठथा, पठत और उत्तम पुरुष पठामी, पठावा और पठामा। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे भी, याद भी कर लेंगे और इसका उपयोग किया जाता है अनुवाद बनाने में। तो अभी हमने केवल एक धातु रूप बनाना सिखाया है आपको। इसी प्रकार से लट लकार के जितने भी धातु होते हैं सबको बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक धातु देता हूं बनाने के लिए, अब बनाइएगा। पठ धातु, पठ मतलब होता है पढ़ना। इसी प्रकार से आप लिख लीजिए गच्छ धातु। गच्छ मतलब होता है जाना, गच्छ मतलब जाना। और इसका धातु रूप आप खुद बनाएंगे, इसका धातु रूप आप खुद बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको धातु रूप बना लेंगे आसान तरीके से। कुछ नहीं करना है, मतलब मैंने जो 2 स्टेप बताया है बस उसके उपयोग से आप इसको बना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप बनाइएगा अपने घर पे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो अनुवाद बनाएं और सिखाएं, इसके पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अनुवाद की ओर। अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो ये आपका होमवर्क है, बनाइएगा आप। अभी हम अनुवाद सीखने वाले हैं। यहां हम लिखते हैं टॉपिक का नाम अनुवाद। अनुवाद, अनुवाद कैसे बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं 1-2 अनुवाद आपको सिखाता हूं, उसके बाद हम अनुवाद के चैप्टर में इसको डिटेल से सीखेंगे, पर आपको बेसिक बताता हूं कैसे बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक अनुवाद है, पहला अनुवाद कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा आपको सर्वनाम सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो अनुवाद हम नहीं सीख पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। तो हम फटाक से जो है इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और अनुवाद हम सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हमें ये धातु रूप मिटाना पड़ रहा है, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो अब हम इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसे फटाफट मिटाता हूँ। इसको हमने ऐसे इरेज किया। हाँ, मैंने केवल सूत्र इरेज किया है और इसका जो हेडिंग है और जो मैंने कॉलम बनाया था उसे इरेज नहीं किया क्योंकि एक काम का चीज है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्वनाम सूत्र। अभी मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा जिसके द्वारा हम अनुवाद को आसानी से बना सकते हैं। उसका नाम है सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र। तो चलिए सबसे पहले अनुवाद सूत्र जान लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद हम सीखेंगे इसका अनुवाद। तो मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए यहाँ इसको शॉर्टकट लिखता हूँ। प्रथम, प्र मतलब प्रथम और पु मतलब पुरुष। प्रथम पुरुष हो गया, ये हो जाता है मध्यम पुरुष और ये हो जाता है उत्तम पुरुष, इस प्रकार से। चलिए अब हम सर्वनाम सूत्र लिखते हैं। सर्वनाम सूत्र में पहला होता है सह या सा, सह या सा। उसके बाद होता है तो और उसके बाद होता है ते। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे क्या करेंगे। पहले आप फटाफट इसको लिखिए। सह तो ते त्वम और युवाम, युवाम और यूयम, यूयम। उसी प्रकार से अहम, आवाम और वयम। देखिए हलंत म जो है इसको हम ऐसे बिंदु भी बना सकते हैं। ऐसे बिंदु का मतलब हो गया हलंत म। तो अगर हम यह चाहें तो ये हटाकर हलंत म भी दे सकते हैं। अगर जगह का दिक्कत हो रहा है तो हम इस हलंत म को ऐसे बिंदु भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरीके से हम लिखेंगे और दोनों सही होगा। तो ये है सर्वनाम सूत्र। सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम और वयम। इसका हिंदी अर्थ हम फटाफट लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सह मतलब होता है वह, सह मतलब होता है वह, और त्वम मतलब होता है तुम, और अहम मतलब होता है मैं। इसी प्रकार से तो मतलब वे दोनों, वे दोनों। युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। और आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ते, ते मतलब वे लोग या वे सब, वे लोग। युवाम मतलब तुम लोग, और वयम मतलब हम लोग। तो ये है सर्वनाम सूत्र। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद रहेगा तो ही आप अच्छे तरीके से अनुवाद बना पाएंगे, वरना आपको बार बार गलती करेंगे और फिर आपको लगेगा हमसे अनुवाद बनेगा ही नहीं। पर अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है, मैं आपको समझाऊंगा, एक बार में समझ आ जाएगा। आइए बनाते हैं। तो हम अनुवाद यहां लिखते हैं। अनुवाद, पहला अनुवाद हमारा ये है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। बहुत ही सिंपल सा आसान सा अनुवाद लिखा है हमने। आइए इसको बनाते हैं और आसान तरीके से हम बना भी पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अनुवाद में क्या करना होता है, देखिए संस्कृत का अनुवाद ऐसा है कि जिसका जिसका जो है हिंदी आता जाए उसका संस्कृत आप अर्थ लिखते जाइए और अनुवाद बन जाएगा। इंग्लिश की तरह नहीं है कि आपको पहले कौन लगना है बाद में कौन लगना है, ये जो है झंझट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या है, मैं, सबसे पहले क्या आया है, मैं। तो आप इस सर्वनाम सूत्र में मैं का मीनिंग ढूंढिए, कहीं दिख रहा है, ये है मैं का मीनिंग अहम। तो आप पहले अहम लिख लीजिए, अहम, अहम मतलब मैं। उसके बाद आता है पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। आप इसको अलग अलग से बना सकते हैं। पढ़ना का संस्कृत अभी हमने आपको क्या बतलाया था, पठ मतलब पढ़ना। तो यहां हम लिख लेते हैं पठ, पठ मतलब पढ़ना। अब ये हूं का मीनिंग क्या होता है, तो हूं का जो है ना सूत्र लगता है। अगर सूत्र हम सही लगा देंगे तो ये सही तरीके से बन जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो आइए हम ढूंढते हैं सूत्र कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास है 9 सूत्र, हमें लगाना है एक सूत्र। आप इसको ऐसे समझिए कि ये है एक अरेंज मैरिज और आप शादी करवाने वाले हैं, तो आपको सही तरीके से शादी करवाना है, और अगर गलत कर देंगे तो बहुत मार खाएंगे। तो इसलिए हमें सही तरीके से शादी करवाना है। आप समझिए आप हैं अगुआ और ये है, ये दुल्हा है और ये दुल्हन है, और इस दुल्हे के लिए एक परफेक्ट दुल्हन ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं अहम की। अहम जो है कहाँ है, यहाँ है। अहम कहाँ है, यहाँ है। अहम एक दुल्हा है, इसका जाति धर्म देख लेते हैं क्या है। तो इसका जाति धर्म ये उत्तम पुरुष धर्म का है और एक वचन जाति का है। तो सेम ऐसी ही दुल्हन जो है हमें चाहिए परफेक्ट जोड़ी मिलाने के लिए, वरना जोड़ी गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आइए हम ढूंढते हैं। तो हम गए उत्तम पुरुष के पास, हमको पता चला कि उत्तम पुरुष की 3 बेटी है। कौन कौन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमें तीनों बेटी में से केवल एक बेटी को चाहिए, पसंद करना है, शादी करनी। तो यहां देखते हैं लड़का कौन जात के हैं, एक वचन के। तो सेम यही चुनेंगे ना। तो एक वचन में देखो क्या है, उत्तम पुरुष, एक वचन में क्या है, आमी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अहम की दुल्हन कौन बनेगी, आमी बनेगी। तो इसकी शादी इससे करवाना है। कैसे करवाएंगे, तो पठ में आमी जोड़ देंगे, पठ जो है इसमें आमी लास्ट में जोड़ दीजिए, पठामी बन जाएगा ऐसे। अब ये बनकर तैयार है। अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूं, ये बिल्कुल सही है। अगर आमी के अलावा आप आवाह या आमाह में से कुछ भी लिखे थे तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इतना आसान होता है शादी करवाना और अनुवाद बनाना। आइए एक अनुवाद और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो एक अनुवाद में लेता हूं कि तुम जाते हो, तुम जाते हो। कैसे बनाएंगे इसको, सेम वही तरीका अपनाएंगे, फिर से आसान सा तरीका। सबसे पहले तुम का मीनिंग ढूंढिए क्या होता है। तुम का आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है मीनिंग, तुम का मीनिंग होता है त्वम। देखिए यहाँ पे है, तुम का मीनिंग होता है संस्कृत में त्वम। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्वम। क्या लिखेंगे, त्वम, त्वम। उसके बाद जाते हो, जाना का संस्कृत क्या होता है, गच। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गच ऐसे। अब हम बात करते हैं कि इसके अंत में कौन सा सूत्र रहेगा। तो फिर से हम शादी करवाने वाले हैं, या तैयार रहिएगा दुल्हा बन के, जिससे हम दुल्हा बन के तैयार हो रहे हैं, आप ही तैयार रहिएगा, ठीक है, तुम तैयार रहना। चलो शादी करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दुल्हन ढूंढेंगे। त्वम का जाति धर्म देख लीजिए कहाँ है। त्वम जो है हमारे पास यहाँ है, मध्यम पुरुष धर्म का है और एक वचन जाति का है। तो सेम यही सेम चीज जो है हमको इस सूत्र में चाहिए। तो हम मध्यम पुरुष के घर गए और कहे देखिए ना महाराज, हमको अपना बेटा के शादी करवाना है, जो हमको एगो सुंदर अच्छा लड़की चाहिए। तब मध्यम पुरुष कहता है कि हमारे पास 3 लड़की, हमारी 3 बेटी है, सी है, था है और था है, आप कौन पसंद करते हैं।
तो हम कहेंगे कि मध्यम पुरुष जाति तो है लेकिन मध्यम पुरुष धर्म तो है लेकिन जाति तो एक ही वचन चाहिए ना, तो एक ही वचन वाला चुन करेंगे। तो एक वचन में क्या है, सी है, क्या है, सी। तो मध्यम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है सी, तो हम इसके अंत में लगाएंगे सी और बन जाएगा गच्छ सी। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। अगर हम था या ये वाला था लिख लेते तो बिल्कुल गलत होता और हमारा अनुवाद गलत हो जाता। तो इतना सिंपल है अनुवाद बनाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कि अनुवाद कैसे बनाते हैं। बाकी डिटेल से हम अनुवाद के चैप्टर में अनुवाद को पढ़ेंगे और डिटेल से और खूब अच्छे तरीके से जानेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफी लंबा हो गया है वीडियो। आज हमने पढ़ा केवल लट लकार यानी वर्तमान काल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाकी के लकार। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और क्या कुछ आगे आपको पढ़ना है जरूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।